ऑल राइट, सो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन लॉ में, 2 से 3 MBA में। मतलब प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जहाँ से हर एंट्रेंस में जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है आते ही हैं। ठीक है, तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि we would be covering 243 plus examples related to the preposition along with the 300 words. So इतने हम एग्जाम्पल्स करेंगे और इतने वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशंस आते हैं वो करेंगे। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट होगा, इसको 2 से 3 बार पढ़ लेना। एनीवे, सो प्रीपोजिशन को लेके सबसे पहले जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया में सारी चीज़ें फिक्स्ड हो सकती हैं सिवाय प्रीपोजिशन के। हम सब लोगों को ये बताया जाता है कि प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड, प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती हैं। प्रीपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती, जिनको उसका रीज़न पता नहीं है तो वो लोग ये कहते हैं कि प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कैन नेवर बी फिक्स्ड बट एवरीथिंग। ठीक है, सो अब आप देखें किस तरीके से। लेट मी राइट एन एग्जाम्पल। The man walked the park. प्रीपोजिशन फिक्स्ड नहीं होते हैं, कीप इट इन योर माइंड। और वो एग्जाम्पल में डेफिनेशन लिखने से पहले इसी वजह से ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो भ्रम है, जो एक गलत अंडरस्टैंडिंग है कि प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती हैं, वो यहाँ से निकल जाए। देन वी विल कम टू द प्रीपोजिशन। ठीक है, और एग्जाम्पल भी देखेंगे। ऑलराइट, द मैन वॉक्ड द पार्क, इसमें क्या आ सकता है? सबसे पहले आप लगा देंगे इन। ठीक है, द मैन वॉक्ड इन द पार्क। क्या लगा सकते हैं दूसरा? थ्रो। किस तरीके से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पार्क, एक आदमी है कोई, वो इसके अंदर वॉक किया, आपने इन लगा दिया। द मैन वॉक्ड थ्रू द पार्क, अब आप देखिए यहां से वो आया, इसको पार करके चला गया तो थ्रो लगा दिया, थ्रो। ठीक है, द मैन वॉक्ड अराउंड द पार्क, चलिए अराउंड द पार्क भी हो सकता है इसने चारों तरफ घूमा और आ गया। द मैन वॉक्ड अराउंड द पार्क। द मैन वॉक्ड टुवर्ड्स द पार्क, से फॉर एग्जाम्पल कि वो यहाँ से आया और पार्क के करीब आया, अब कहाँ गया कहाँ नहीं गया हमें पता नहीं है, टुवर्ड्स द पार्क। ठीक है, अब आप देखें द मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द पार्क, अवे यहां से निकल के चला गया, टू द पार्क अंदर आ गया पार्क की तरफ। ठीक, सो प्रीपोजिशंस डिपेंड करती हैं कंटेक्स्ट पर। व्हाट डज द कंटेक्स्ट मीन्स? कंटेक्स्ट मीन्स होता है प्लेस, पर्सन और टाइम, इस पर डिपेंड करती हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस कंटेक्स्ट पे डिपेंड करती हैं, दे जस्टिफाई कंटेक्स्ट। प्रीपोजिशंस कभी फिक्स्ड नहीं होती हैं। अब आप देखिए द मैन वॉक्ड इन द पार्क, थ्रू द पार्क, अराउंड द पार्क, नियर द पार्क, सब कुछ पॉसिबल है इसके अंदर। ठीक है, अगर फिक्स्ड होती तो आप इनके अलावा ये दूसरी जो रिमेनिंग प्रीपोजिशंस हैं आप इनको नहीं लिख पाते। एनीवे, सो प्रीपोजिशंस फिक्स्ड नहीं होती। जिसके दिमाग में ये बात थी वो इस एग्जाम्पल से देख लें कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। गॉट इट? All right, so now let's come to the very definition of preposition के preposition क्या होती हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले इस वजह से बता दिया क्योंकि हम मोस्ट ऑफ अस आर बीइंग टॉट के प्रीपोजिशन फिक्स्ड होती हैं। शॉक के साथ एट लगा दो, सरप्राइज के साथ एट लगा दो, ऑन द ट्री, इन द ट्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती। जिसको अगर पता नहीं है, हो सकता है कुछ वर्ड जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती हो और मुझे ये पता होगा इसके साथ एट आएगा, क्यों आएगा रीजन पता नहीं हो सकता, तो मैं ये बोल दूंगा कि हाँ ये फिक्स प्रीपोजिशन है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, आपको रीजन पता नहीं हो सकता, लेकिन अब रीजन पता नहीं है दैट डजंट मीन यू वुड से कि ये फिक्स्ड है। प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती हैं। एक एग्जांपल देखें, प्रीपोजिशन क्या होती है? इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड which relates a noun or a pronoun to another word. It is a word which relates a noun or a pronoun to another word. ठीक है, that another word
could be a noun, pronoun, adjective और verb। क्या प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से, वो वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है और वर्ब होता है, उनसे रिलेट करती है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। द मैन इन द कार, द मैन इन द कार shouted at the boy standing near the shop. This is a sentence. The man in the car shouted at the boy standing near the shop. All right, first of all let's find कि क्या क्या प्रीपोजिशंस हैं। सो आपको पहली प्रीपोजिशन इन दिखती होगी यहाँ पर, दूसरी एट, तीसरी near. These are the three prepositions which are there in this particular sentence. प्रीपोजिशन क्या होती है? ऐसा वर्ड जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दूसरे वर्ड से रिलेट करता है। वो दूसरा वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। अब आप ये देखें यहाँ, और रामबाण आपको याद है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो। So in is a preposition, the car is the object of this preposition which is noun। ठीक है, so यहाँ पर ये जो in है वो the car और man के बीच का रिलेशन बता रहा है। in is a preposition of region, कि आदमी कार में है। so यहाँ पर the man नाउन हो गया। इस in preposition ने एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट कर दिया। अब आप यहाँ पर आ जाइए, at is the preposition, the boy is the object of this preposition। इस the at preposition ने the boy को shouted, जो कि एक मेन वर्ब है, इससे रिलेट कर दिया preposition। ठीक है, अब आप इसी तरीके से देखिए near is the preposition, shop द यहां लिख लेना, the shop is an object of this preposition। इस the shop को, जो कि ऑब्जेक्ट है, इस near प्रीपोजिशन ने इस स्टैंडिंग से रिलेट कर दिया। स्टैंडिंग की अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें हम क्या है, तो यहाँ पर स्टैंडिंग इज एक्टिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एडजेक्टिव है, मेन वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ने एक नाउन को एक एडजेक्टिव से रिलेट कर दिया। तो गॉट द पॉइंट कि प्रीपोजिशन क्या होती है? एक कोई वर्ड होता है, ठीक है, जो एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में दूसरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से कनेक्ट करता है। दुनिया में सारी चीजें फिक्स्ड हो सकती हैं प्रीपोजिशन को छोड़ के। प्रीपोजिशंस कभी भी फिक्स्ड नहीं होती हैं। अगर किसी वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन लिखी है तो देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट, यू मे और मे नॉट नो दैट रीजन, इसकी वजह से आप उसको फिक्स्ड बोल देते हैं। व्हाट इट एनीवे, सो लेट्स वंस अगेन, मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट बताया था और फिर उसका एक बार और हम प्रीपोजिशन में यूज देखेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रीपोजिशन। आई एम गोना राइट 4 एग्जांपल्स और आपको उसमें देखना है। He attacked on them। Example number 2, we have faced with many problems। Example number 3, most students will qualify in these tests। Most students will qualify in these tests। Example number 4, the man could not access to that file। The man could not access to that file।
These are the 4 examples written in front of you on the board. Now you have to find the error. Alright, अब आप इन 4 एग्जाम्पल्स को यहीं पे ऐसे लिखे रहने दीजिए और now I'm going to write something here. आपको पता है वर्ब 2 तरीके की हो सकती है ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि sometimes the situation make a verb transitive or intransitive in nature. What is the transitive verb? A verb which require an object, that object may be a noun or a pronoun, to transit its action. Let's see, for example, he killed them. He shot them dead. He shot them, but they escaped. इनको देखें, he killed them, he shot them dead, he shot them but they escaped. See, killed यहां पर मेन वर्ब है, shot यहां पर मेन वर्ब है, एंड अगेन शॉट इस वाले एग्जाम्पल में भी मेन वर्ब है। See, वर्ब 2 तरीके की हो सकती है ऑब्जेक्ट के बेसिस पर, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जो अपने एक्शन को ट्रांसफर कर दे, ट्रांजिट कर दे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। वो दूसरा ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब आप देखें, ही किल्ड, उसने किल कर दिया। अब ये जो किल किया है उसने, इसका एक्शन डायरेक्टली किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो देम है। तो यहां पर यू वोंट नीड एनी प्रीपोजिशन, ही किल्ड देम, यहां आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। वन मोर थिंग विच आई एम गोना टेल यू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट या whom के रिप्लाई की जरूरत है, व्हाट या whom के रिप्लाई की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव होगी, और जो आपको व्हाट का रिप्लाई मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उस वर्ब का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का रिप्लाई मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब चाहे व्हाट के रिप्लाई मिले या whom का रिप्लाई मिले, ऑब्जेक्ट तो आपको मिल रहा है, और जब ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव। अब आप इसमें देखें, ही किल्ड देम, ही किल्ड देम। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिड ही किल या whom डिड ही किल। लेट्स से आपको यहाँ पर whom से आंसर मिल रहा है, whom डिड ही किल देम। तो अब यहाँ पर ये जो देम है ये whom का आंसर है, तो यहाँ पर ये जो वर्ब किल्ड हो गई ये ट्रांजिटिव हो गई। यहाँ पर आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पार्टिकुलर सेंटेंस रिक्वायर द आंसर ऑफ व्हाट और whom। अब आप दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, ही शॉट देम डेड, ठीक है। शॉट यहाँ पर मेन वर्ब है। अब जब उसने से फॉर एग्जांपल कि किसी ने गोली चलाई, अब मैंने गोली चलाई और मेरा जो गोली चलाने का जो टारगेट था उस पर हिट हो गया और वो मर गया, तो शॉट एक एक्शन हो गया, और जब ये एक्शन का जो डायरेक्ट इफेक्ट था वो रिसीवर तक पहुंच गया, जो मेरा टारगेट था उस तक पहुंच गया। तो इस केस में जो शॉट एक्शन है उसका डायरेक्ट इफेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया। अब जब ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट इफेक्ट रिसीव कर लिया तो उस केस में तो आपको इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। अब आप देखें यहां पर वो एट लगा के दे देंगे, ही शॉट देम, ही शॉट एट देम डेड। अगर आप एट लगा दें यहां पर, से फॉर एग्जांपल ही शॉट एट देम डेड, ही शॉट, whom डिड ही शॉट देम डेड। तो जब आपने देखा कि ये जो शॉट है उसने डायरेक्ट कर दिया उनको और मार दिया, जब मार दिया तो मतलब गोली लग गई, गोली लग गई तो ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट एक्शन का इफेक्ट रिसीव कर लिया, मींस वर्ब का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वहां पर है। तो यहाँ पर ये देम ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन
एट क्या है, ये प्रीपोजिशन है और इस देम को आपने इस एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट की जरूरत किसको है, शॉर्ट को, तो यहाँ पर एट इस वजह से गलत हो गया। अब आप देखें यहाँ पर दूसरे वाले में, यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ही शॉट देम बट दे एस्केप्ड, ही शॉट देम बट दे एस्केप्ड, उसने गोली चलाई उन पर लेकिन वो निकल गए, भाग के निकल गए। मतलब आपने जो शॉट करने का एक्शन था वो आपका एक्शन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा, अब जब शॉट किया आपने, उन पर गोली नहीं लगी, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। अब जब गोली नहीं लगी तो इस शॉट वर्ब का तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये अब किसका हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ दो ही के होते हैं, या तो प्रीपोजिशन या फिर वर्ब के। अब इस सेंटेंस में जब ये देम ने शॉट के एक्शन को ट्रांसफर नहीं किया तो अभी किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ये तो है नहीं कि आप देम हटा देंगे, तो दूसरा कौन सी चीज है इंग्लिश में जिसका ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, वो प्रीपोजिशन है। तो इस केस में आपने एट लगा दिया, ही शॉट एट देम बट दे एस्केप्ड। अगर ये इतना नहीं होता, ही शॉट बट दे एस्केप्ड, तो आप ही शॉट देम भी ठीक होता और ही शॉट एट देम भी ठीक होता। जब आप ही शॉट देम कहते तो उस केस में ये होता कि द एक्शन हैज बीन ट्रांसफर्ड, डायरेक्ट गोली लग गई। अब वो मरे नहीं मरे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मतलब जो आपका टारगेट था वो अचीव हो गया। अब अगर आप ही शॉट एट देम कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने गोली चलाई और उन पर नहीं लगी। लेकिन मैं तो पूरा क्लियर कंटेक्स्ट ही क्लियर कर दिया कि ही शॉट देम बट दे एस्केप्ड, इट मींस द टारगेट डिडंट हिट और अचीव्ड। इतना समझ में आ गया। सो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिनमें डायरेक्ट आपको वर्ब को ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। एग्जाम में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ वो जो ट्रांजिटिव वर्ब की जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे और आपसे पूछेंगे कि एरर क्या है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसे पता चलता है, आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट या whom से। अगर व्हाट या whom के आंसर आपको मिल रहा है तो उस केस में वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। ठीक है, अब इसे उन एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। ही अटैक्ड ऑन देम, यहाँ से आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट whom डिड ही अटैक, whom से आंसर मिल रहा है देम का। सो यहाँ पर ये जो अटैक वर्ब है, यहाँ पर मेन अटैक जो मेन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका आंसर हु से मिल रहा है आपको। whom डिड ही अटैक, देम। अब देम तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो देम ऑब्जेक्ट है वो इस अटैक वर्ब का डायरेक्ट रिसीवर है, क्योंकि whom से आंसर मिल रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आपने इस देम को किसका ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रीपोजिशन का। गलत हो गया, ऑब्जेक्ट है किसका ये रियलिटी में, अटैक का। तो ही अटैक्ड देम, ऑन देम गलत क्यों हो गया, गॉट इट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपको whom का आंसर चाहिए और whom का जो आंसर होता है वो डायरेक्ट वर्ब का आंसर होता है, वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वर्ब के आंसर whom से मिलते हैं, what से मिलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव फेस्ड, व्हाट इज द मेन वर्ब हियर, फेस्ड, दिस इज अ मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। वी हैव फेस्ड, अब आप क्वेश्चन पूछिए व्हाट हैव यू फेस्ड, तो व्हाट से आपको आंसर क्या मिलेगा, मेनी प्रॉब्लम्स। ऑल राइट, व्हाट से जो आंसर मिला आपको मेनी प्रॉब्लम्स मिला, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो मेनी प्रॉब्लम्स है ये इस फेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि व्हाट से आपको आंसर मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आपने इस मेनी प्रॉब्लम्स को विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया है, गुनाह कबीरा कर दिया, तो आप इसको विद को काट दें। Got it? Now let's come to the question number 3. Most students will qualify in these tests. Most students will qualify in these tests. अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछे फिर से, What did they qualify? Sorry, what will they qualify? These tests. The student will qualify these tests. लेकिन अब आप देखें कि ये जो क्वालिफाई है वो इन टेस्ट को करेगा, तो ये these tests आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्वालिफाई। लेकिन आपने तो दिस टेस्ट को इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया, जो कि गुनाह कबीरा है। तो यहाँ पर ये इनको हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट व्हाट का आंसर मिल रहा है और जो व्हाट से आंसर मिलता है वो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर दिस टेस्ट क्वालिफाई वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इन प्रीपोजिशन का है, जो कि गलत है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। द मैन कुड नॉट एक्सेस टू दैट फाइल। फिर से आप पूछे कि वो, अब आप नेचुरल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या एक्सेस नहीं कर पाया, व्हाट डिड द मैन कुड नॉट, व्हाट डिड द मैन कुडंट एक्सेस या व्हाट डिडंट ही एक्सेस।
तो यहाँ पर व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है दैट फाइल। दैट फाइल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस एक्सिस वर्ब का, लेकिन यहाँ पर तो आपने इस दैट फाइल को टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। गुनाह है कबीरा, टू को काट दीजिए। ठीक है, तो फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि पहला वो क्वेश्चन इस टाइप से दे सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उन ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट वेदर इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि गलत होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को जरूरत है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, या इन सिंपल टर्म्स वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो व्हाट या हुम से अगर आपको आंसर मिल रहा है व्हाट या हुम का, तो वो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का। तो वहां पे आप देख लेना। गॉट इट? ऑल राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन को बना देंगे, और अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तो वो ठीक करके लगा देंगे। व्हाट या हुम के जो आंसर होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के। ठीक है, या और टू व्हाट और टू होम के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो व्हाट से जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और होम से जो मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोना राइट few words which are verb as well as noun in nature. When they are verb in nature they won't take direct any preposition with them. अब मैं कुछ वर्ब लिखने जा रहा हूं जो कि नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं। ठीक है, लेकिन जब वो वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तब अपने साथ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, सो आप अब ये लिखिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। डोंट यूज प्रीपोजिशंस विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आप देखो बिलो भी प्रीपोजिशन है, हम इसमें जब आएगा तो फिर मैं आपको याद दिला दूंगा कि मैंने क्यों लिखा है। तो डोंट यूज प्रीपोजिशन विद द वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, इफ यूज्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यूज्ड एज वर्ब, इस वाली बात को याद रखना। ऑल राइट, सो अब आप लिखते रहिए मेरे साथ ही। रीच, रिजल्ट, रीच, रेजिस्ट, अटैक, reach, resist, attack, afford, order, demand, afford, order, demand, ask, tell, join, meet, invite, join, meet, invite, welcome, wish, welcome, wish, request, answer, access, request, answer, access, approach, control, blame, approach, control, blame, sign, face, lack, sign, face, lack, want, marry, enter, investigate, marry, enter, investigate, resemble, pervade, penetrate, resemble, pervade, penetrate. These are the very important words. याद कर लेना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पास, क्वालिफाई, कंप्राइज, पास, क्वालिफाई, कंप्राइज, कंप्राइज,
await, explain, describe, await, explain, describe, discuss, stress, emphasize, etc. अच्छा एक और लिख लेना इसी में, मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं इधर, डेस्पाइट। अब आप सुन लीजिए, आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन। डोंट यूज प्रीपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ड्स, विद द वर्ड्स गिवन बिलो इफ यूज्ड एज वर्ब। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। कब नहीं करना है? अगर ये वर्ड्स वर्ब की तरह यूज हुए हैं किसी सेंटेंस में, तो उस केस में आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। फिर आप सोचते होगे सर इसमें तो कुछ वर्ड ऐसे भी हैं कि जो नाउन है और वर्ब दोनों हैं। वेरी गुड, आपका सोचना बहुत अच्छा है। मैंने तो ये बोला आपको कि अगर एज ए वर्ब यूज किए गए हैं तब आप इनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज मतलब कि अगर एज ए जेरंड, एज अ पास्ट पार्टिसिपल, एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज अ नाउन यूज किए गए हैं, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन। अच्छा, वर्ब के साथ आप इनके जब एज ए वर्ब यूज किए जाएं तब हम इनके साथ प्रीपोजिशन क्यों यूज नहीं करें? नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट। इफ यू आर थिंकिंग सो हमें गुस्सा आ जाएगा। अभी तो बताया कि जब इनके साथ अगर आप प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे तो मतलब क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये अटैक हो गया, अफोर्ड हो गया, ऑर्डर हो गया, डिमांड हो गया, उसके बाद विश हो गया, वेलकम हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, आंसर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, साइन, फेस, एंड दीज आर द वर्ड्स, फ्यू वर्ड्स जो कि वर्ब होने के साथ साथ नाउन भी हैं। जब ये एज ए नाउन यूज किए जाएंगे देन यू कैन यूज प्रीपोजिशन अकॉर्डिंगली। लेकिन जब एज ए वर्ब यूज किए जाएंगे you won't use preposition, because when these words will used as a verb then they will behave or act as a transitive verb, ठीक है। all right, I hope you would have written them down। और despite, एक खास बात ये देख लीजिए कि despite के साथ वो ऑफ लगा के दे देते हैं। despite प्रीपोजिशन है, ठीक है, इसके साथ ऑफ लगा के दे देते हैं, जो कि ये वर्ब भी नहीं है और नाउन भी नहीं है, प्रीपोजिशन है। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देंगे, गुनाह कबीरा हो जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि इस डिस्पाइट का मतलब खुद अपने आप में इंस्पाइट ऑफ होता है। सो नाउ आई एम गोना रफ ऑल दीज वर्ड्स। आई होप आपने सबने ये लिख लिया होगा, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत ट्रिकी होती हैं, आप दिमाग खोल के रखें अपना, सारी दिमाग की फैकल्टीज खुली रहनी चाहिए, अदरवाइज तो रट्टा मारोगे और गलती होने के चांसेस 75% रहेंगे, ठीक है। अगर आपने सही से इसको समझ लिया तो फिर जो नए क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप कर पाओगे, वरना रट्टा तो मारना है ही। एनीवे, मैंने आपको बोला कि देखिए क्या करेंगे, वो रीच के साथ ऐड लिख के दे देंगे, ठीक है, रीच के साथ ऐड लिख के दे देंगे। लेकिन रीच का खुद का मतलब होता है अराइव एट, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू राइट एट विद रीच। फिर इसी तरीके से अवेट के साथ वो फॉर लिख के दे देंगे, अवेट के साथ फॉर, बट द वर्ड अवेट इटसेल्फ मींस वेट फॉर, सो देयर इज नो नीड टू राइट फॉर विद वर्ड अवेट। सिमिलरली दे कैन राइट टेल, टोल्ड के साथ वो टू लिख के दे देंगे, बट द वर्ड टोल्ड इटसेल्फ मींस सेड टू, सो देयर इज नो नीड टू राइट टू विद द वर्ब टोल्ड। सिमिलरली इंटर के साथ वो आपको इनटू लिख के दे देंगे, बट इंटर इटसेल्फ मींस गो और कम इनटू, गो और कम इनटू।
so there is no need to write into with the verb enter. इसी तरीके से आपको वो कॉम्प्राइज के साथ ऑफ लिख के दे देंगे, लेकिन द वर्ड कॉम्प्राइज इटसेल्फ मींस कंसिस्ट ऑफ, सो देयर इज नो नीड टू राइट ऑफ विद द वर्ब कॉम्प्राइज। इसी तरीके से आपको वो डिस्कस, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, इन वर्ड्स के साथ अबाउट लिख के दे देंगे। वो ऑलमोस्ट दीज 3 वर्ड्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर, जिनका मतलब ऑलमोस्ट टॉक अबाउट होता है। सो देयर इज नो नीड टू राइट अबाउट विद दीज वर्ड्स। गॉट इट? देखिए अभी मैंने लगवाया, कितना अच्छा से मैंने आपको बता दिया ये कैसे दे दें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है याद करने का कि रीच के साथ ऐड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रीच का मतलब अराइव एट होता है। इट इज वन ऑफ द वे, लॉजिकल हो सकता है, लेकिन ये गलत तरीका है भाई। रीच के साथ एट इस वजह से नहीं आता बिकॉज रीच इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब आपने रीच के साथ एट लगा दिया तो एट के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो तो प्रीपोजिशन का हो जाएगा। अवेट के साथ फॉर इस वजह से नहीं आता कि अवेट का मतलब वेट फॉर होता है, बल्कि अवेट के साथ फॉर इस वजह से नहीं आता बिकॉज अवेट इटसेल्फ इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डिस्कस, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के साथ अबाउट हम इस वजह से नहीं लिखते कि इसका मतलब टॉक अबाउट होता है, बल्कि अबाउट इस वजह से नहीं लिखते बिकॉज डिस्कस, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब are themselves transitive in nature, they take the direct object. Got the point? सोच रहे थे कि कितना अच्छा बता दिया सर ने। सारी चीजें लॉजिकली सोचना, कि ये मत सोचना कि सर ने बता दिया। अच्छा तरीका हो सकता है याद करने का, लेकिन जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो वजह मैंने आपको बता दी। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। अब वहां पे इनके साथ आपने प्रीपोजिशन लगा दिया तो जो ऑब्जेक्ट इनके बाद लिखा जाएगा वो प्रीपोजिशन का बन जाएगा, जो कि गुनाह कबीरा हो जाएगा। ठीक है, आप तो ये सोच रहे थे कितना अच्छे से हमने, ओह माय गॉड क्या नई बात पता चल गई। एनीवे, सो मैंने आपको बताया कि वो जो सारे वर्ड्स लिखवाए हैं उनमें से कुछ वर्ब भी हैं, कुछ वर्ब और नाउन दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अगर वर्ब की तरह बिहेव करेंगे इन दैट केस आपको उनके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। दे डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। ऑलराइट, दिस इज एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 2, दे laid no stress on that matter. ऑलराइट, स्ट्रेस भी हमने आपको वर्ड लिखवाया है कि इसके साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। फिर हमने तो एक बार, तीसरी बार भी बोल रहे हैं कि कब यूज नहीं करना, जब ऐसे मेन वर्ब यूज हो। एनीवे, नाउ लेट्स सी दिस 2 एग्जांपल। सो आप बताएं इसमें इस मेन वर्ब क्या है ऊपर वाले सेंटेंस में? बिल्कुल आपने सही बताया, मेन वर्ब यहाँ पर स्ट्रेस इज एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट जो है एडवर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में दे लेड नो स्ट्रेस ऑन दैट मैटर, इज स्ट्रेस अ मेन वर्ब हियर? नो। क्यों? कि अगर स्ट्रेस मेन वर्ब होता तो उस केस में आपको ये नो जो है वो डिटरमाइनर का यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि डिटरमाइनर्स तो सिर्फ नाउन से पहले यूज होते हैं। तो इस केस में यहाँ जो स्ट्रेस है वो नाउन है और मेन वर्ब लेड है। मैंने आपको क्या बोला कि जब वो वर्ड्स एज ए वर्ब की तरह यूज होंगे, इन दैट केस यू वोंट राइट प्रीपोजिशन विद देम, क्योंकि उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दे डिड नॉट स्ट्रेस ऑन दैट मैटर। अब आप देखें, दे डिड नॉट स्ट्रेस, व्हाट डिड दे नॉट स्ट्रेस? दैट मैटर। तो यहां पर आपको व्हाट के आंसर की जरूरत है, मतलब व्हाट से जो मिलता है आंसर वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप दैट मैटर ऑब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपने ऑन को बना दिया, और जरूरत किसको है? स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस मेन वर्ब है, यहां पर इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले में देखें, दे लेड नो स्ट्रेस। अब यहां पर स्ट्रेस नाउन है
और दैट मैटर नाउन है। तो अब जब स्ट्रेस एज ए नाउन एक्ट करेगा तो एक नाउन को दूसरे नाउन से तो प्रीपोजिशन रिलेशन दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन ठीक हो गया, गॉट इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि अगर एज ए मेन वर्ब यूज होंगे तभी इनके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा, बिकॉज वहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करेंगे, व्हाट और whom के आंसर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन नाउन में तो हो सकता है ना, नाउन को तो रिलेशन शो कर सकते हैं। तो दिस वाज द एग्जांपल नंबर 1 related to the word stress that can act in dual nature, noun as well as a verb, ठीक है। Now let's see the example number 2. He did not answer to my सवाल। Example number 3. He did not answer to my सवाल, ठीक है। उसके बाद he had, this is example number 4. He had no answer to my सवाल। These are once again दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखें। लेट्स सी फॉर मोमेंट। पहले वाले में देखें आप, आंसर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर आंसर मेन वर्ब हो गया। दूसरे वाले में देखें, आंसर यहां पर नाउन है, नो डिटरमाइनर है और हैड यहां मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो ही डिड नॉट आंसर, मैंने आप उन वर्ड्स में लिखा है कि जब आंसर एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो वो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ही डिड नॉट आंसर, व्हाट डिड ही नॉट आंसर, योर सवाल। व्हाट का आंसर मिल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत है, आपने तो माई सवाल जो है इस प्रीपोजिशन को दे दिया, गुनाह कबीरा कर दिया, काटो इसको। तो ही डिड नॉट आंसर माई सवाल। लेकिन दूसरे वाले में देखें, ही हैड नो आंसर, अब यहां पर आंसर वर्ब नहीं है बल्कि क्या है, नाउन है, और एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट कर सकते हैं प्रीपोजिशंस। तो टू माई सवाल, अब यहां पर ये टू ठीक हो गया। गॉट इट, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। प्रीपोजिशंस आर टू ट्रिकी, कभी भी फिक्स्ड नहीं होती हैं, जिनको पता नहीं है वो बोल देते हैं कि प्रीपोजिशंस फिक्स्ड होती हैं, कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं प्रीपोजिशंस, ये सारी बातें आप याद रखना। और कान खोल के जब आप बढ़िया से सुनेंगे तब नए सवाल कर पाएंगे, वरना तो वो बार बार मैं वही बोलता हूँ, सरप्राइज एट, शॉक एट, शूट एट, ले लाई, पता है। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो, हम स्टूडेंट बड़े मासूम, नाइव, प्योर, और एक गाय के लिए एक एडजेक्टिव यूज करते हैं, बोवाइन। गाय कितनी सीधी होती है, बोवाइन। हम स्टूडेंट तो बहुत सीधे सच्चे होते हैं, जैसा टीचर ने बता दिया वैसे यकीन कर लिया कि कहीं अगर लाई लिखा हो तो लाई की जगह ले लिख देना बाबू, और ले लिखा हो तो लाई लिख देना, और सरप्राइज हो, सरप्राइज कहीं लिखा हो तो ऐट लिख देना। जैसा सर ने बोल दिया वैसा हमने ले लिया, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी नहीं है। और पेपर में वाले ने थोड़ी सी चालाकी करी और हमारे तोते उड़ गया और एग्जाम में नंबर नहीं आया, हम तो पूछते ही नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस भी अपना भी होता है, आप उसको भी लगाया करें कि लाई की जगह ले की जगह लाई, हो गया भाई बस। एनीवे, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सवाल। We have faced with no difficulty, with no difficulty. We are faced with no difficulty. We are faced with no difficulty. पूरा ध्यान आपका बोर्ड के पास होना चाहिए, रटना नहीं है प्रीपोजिशन को, आपको कंसेप्चुअली समझना है, ठीक है। तो पूरा 100% कंसंट्रेशन शुड बी हियर ऑन द बोर्ड। वी हैव फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, ऑल राइट। सो व्हाट इज, अगर यहाँ पर हम देखें, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, फेस्ड जो है वो मेन वर्ब हो गई, और जब फेस एज ए मेन वर्ब यूज की जाएगी तब अपने साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लेगी, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर विद जो है ये गलत हो गया, क्योंकि फेस्ड मेन वर्ब की तरह यूज की गई है। और वैसे भी आप सोचो, वी हैव फेस्ड, अब आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट हैव यू फेस्ड, नो डिफिकल्टी, तो डायरेक्ट उसका व्हाट का आंसर आपको चाहिए, नो डिफिकल्टी आ गया। नीचे वाले सेंटेंस में प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से और देखिए, मैं कुछ और चीज भी बताना चाहता हूं आपको। वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, ऑल राइट। सर आपने पढ़ाया एक्टिव एंड पैसिव में कि बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव सेंटेंस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए मेन वर्ब,
बी की डिफरेंट फॉर्म्स के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव होता है। अब आप देखें यहाँ पर आर जो है वो वी की फॉर्म है, फेज्ड यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लेते हैं, तो ये फेज्ड मेन वर्ब हो गया, एक्टिंग एज अ थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिंग एज अ मेन वर्ब। ठीक है, फिर सर आपने ये भी बताया था कि पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और पैसिव के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर हमने ये भी पढ़ाया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिवल नेचर भी शो करती है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी। लेट्स अस्यूम फॉर अ मोमेंट कि वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी इज अ पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो वी सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। लेकिन अब आप सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़ो कि वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, तो मतलब फेस करने वाला कोई और है, और सेंटेंस में हमें इतना कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि वी ने ही डिफिकल्टी को फेस किया है। फिर क्या, अगर आप आर फेस्ड को जब पैसिव मानोगे, पैसिव स्ट्रक्चर मानोगे, तो ये जो फेस्ड है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो उस केस में ये विद तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर आपने खुद बताया है कि जब फेस एज अ मेन वर्ब यूज की जाएगी तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। एक्टिव पैसिव में देखिए, अब यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो फेस्ड है वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, पैसिव सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सर ये तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, सर के ऊपर से उतर रहा है। फिर से सुनो, फिर से सुनो। देखो, हमने आपको बताया पैसिव सेंटेंसेस में जो पहचान होती है वो बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव, बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव, और पैसिव का मतलब जहां पर सब्जेक्ट डूअर ना हो। ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ना हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को पैसिव कहते हैं। वहां पे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिवल नेचर भी शो करती है, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हो। तो अगर आप देखें, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फेस्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आर फेस्ड, सो अब हम इसको मेन वर्ब माने। ऊपर वाले में तो मेन वर्ब हो गया इजीली कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर अब ये आर फेस्ड लिखा हुआ है, हम इसको मेन वर्ब माने या पास्ट पार्टिसिपल माने, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिर्फ और सिर्फ दो ही केसेस में आती है, एक हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और दूसरा पैसिव स्ट्रक्चर में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इज एम और वाज वर बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप एडजेक्टिव की तरह यूज करते हो। ठीक है, तो या तीन जगह ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है। हैव, देखो मैं आपको फिर से बता, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग इट अगेन एंड अगेन। देखिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तीन जगह आती है, या तो हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, या फिर पैसिव स्ट्रक्चर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या इन्हीं तीन केसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ऑल राइट, अब यहाँ पर हैव हैड तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये तो एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, बात खत्म। अब आर फेस्ड बचा कि ये पैसिव है या पास्ट पार्टिसिपल है, यही बात तो बची, क्योंकि आफ्टर ऑल सर आपने बताया कि फेस एज अ मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, प्रीपोजिशन नहीं लेगी, हैव हैड के साथ तो नहीं है। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्ट्रक्चर पैसिव है, मतलब अगर हम फेस्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म माने तो स्ट्रक्चर पैसिव हो जाएगा, तो उस केस में ये मेन वर्ब हो जाएगी। अगर फेस्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल माने तो फिर आर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन जाएगा, तो वहां पर ये एडजेक्टिव हो जाएगी। तो अब हम इसको माने क्या, फेस्ड को मेन वर्ब माने पैसिव की या फिर पास्ट पार्टिसिपल माने। तो अब आप देखें, पैसिव में मैंने आपको ये बताया कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन भी होता है। अगर आप इस आर फेस्ड को पैसिव स्ट्रक्चर मानेंगे तो मतलब फेस्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर वी जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जब पैसिव स्ट्रक्चर में वी सब्जेक्ट हो जाएगा तो पैसिव का मतलब तो होता है कि जहां पर सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन ना हो। अगर आप इसको पैसिव मानते हो तो अब आपको दिख रहा है कि वी डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, लेकिन अंधा भी बता रहा है कि यहाँ पर वी ने ही प्रॉब्लम को फेस किया है, तो पैसिव तो नहीं है ये।
अब जब पैसिव नहीं है तो अब क्या बचा आपके पास लास्ट ऑप्शन फेस्ड के साथ, कि यहां पर ये जो फेस्ड है वो पार्टिसिपल का नेचर शो कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर फेस्ड पास्ट पार्टिसिपल है ना कि पैसिव स्ट्रक्चर। और जब अभी तो मैंने आपको बोला है कि ये वर्ड्स जब मेन वर्ब की तरह यूज होंगे तब अपने साथ ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। अगर इसके अलावा नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो, जेरेड की तरह यूज हो, तब तो ये ले सकते हैं ना प्रीपोजिशन। अब तो फेस्ड यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं, जो कि हमें प्राइमा फेसी दिख रही थी, इनफैक्ट वो है क्या, एडजेक्टिव है। और जब यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया तो लो भाई फेस्ड के साथ विद भी ठीक हो गया। फिर से सुन लो, प्रीपोजिशन बहुत ट्रिकी होती हैं, फिक्स्ड नहीं होती हैं। कहीं पढ़ा है तो आप बेवकूफ़ बने हैं, कॉमन सेंस के साथ आप पढ़िए, ठीक है। एनीवे, ये तो गुरुजी ने इतना टाइम दिया पढ़ाने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, वरना मैं क्या, मैं तो आता। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन। लिखिए सरप्राइज के साथ एट, शॉक एट, इन द ट्री, ऐसे पढ़ा देता मैं, बट गुरुजी हैं आज मी टू टीच यू द बेस्ट पॉसिबल वे, सारे कंसेप्ट क्लियर करते करते, सो यू मस्ट बी थैंकफुल टू हिम। और शायद आपको ये चीज़ें पता चलती होगी। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि हम प्रीपोजिशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनीवे, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एक और देखें आप, बहुत ही प्यारा सा है, इसमें भी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। वी आर बीइंग फेस्ड विद नो डिफिकल्टी। जिन लोगों ने पीछे का नहीं पढ़ा है, जो 2 एडवांस वीडियो गुरुजी ने अपलोड किए हैं, उसकी क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, ठीक है, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ा, तो उनको ये बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में ये वर्ड्स और ये सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि मैं पहले दिन ही मैंने आपको बोल दिया था कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली, चलो नहीं समझ में आया कोई नहीं, अब हम एपी पढ़ लेंगे। एपी में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं, एपी भी समझ में नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम अब जो है स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे। लैंग्वेज है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब तक आपके पीछे का जिस सीक्वेंस में गुरुजी ने मुझे बोला पढ़ाने के लिए, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया, अगर उस सीक्वेंस में आपने पढ़ा होगा तब तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको समझने में। तब भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ, चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू दिस सवाल। वी आर बीइंग फेस्ड विद नो डिफिकल्टी। ऑल राइट, अब देखिए आप, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है और आर हेल्पिंग वर्ब है। बीइंग फेस्ड, अगर इस बीइंग को आप मेन वर्ब मानते हैं, बीइंग को मेन वर्ब मान लेते हैं, और तो फिर ये फेस्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। फेस्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, हमें इसमें गलती पहचाननी है, फेस्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन वर्ब वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो बी है वो स्टैटिव वर्ब है। स्टैटिव वर्ब में भी खास वर्ब लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब आर नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस एज अ मेन वर्ब। तो यहाँ पर अगर मैं बीइंग को मेन वर्ब कंसीडर कर लूँ तो ये गुनाह कबीरा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं, तो ये तो गुनाह कबीरा है, ठीक है। तो बीइंग तो यूज नहीं होगा, तो बीइंग गलत है। अब हमें इसको ठीक करना है, 2 तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो आप बीइंग को काट दीजिए। अब जब आप बीइंग को काट देंगे तो वी आर फेस्ड विद नो डिफिकल्टी, वही वाला पिछला वाला स्टेटमेंट आ गया कि अब यहाँ पर फेस्ड एडजेक्टिव की तरह ठीक हो जाएगा। या फिर इसको आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि वी आर फेसिंग, जब आप फेसिंग लिखेंगे तो आप फेसिंग मेन वर्ब हो जाएगा, और जब फेस एज अ मेन वर्ब यूज होता है देन इट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन यू वोंट राइट विद दिस फेसिंग, ठीक है। तो वी आर फेसिंग नो डिफिकल्टी, अगर आप वी आर फेस्ड लिखेंगे तो विद लगा देंगे। गॉट इट? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होती है, दिमाग में फिर से रख लो। कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती है, कंटेक्स्ट मतलब होता है पर्सन, प्लेस, टाइम, बस। So, moving to the next question. अब हम चेंज कर लेते हैं। So, क्वेश्चन नंबर 12 फिर से मैं
एग्जाम्पल्स लिखता हूँ 12, 13, 14. I'm going to write 3 examples in front of you and you have to find the mistake. They lack in confidence. They lack in confidence. Example number 12, example number 13 is they don't lack of anything now. They don't lack of anything now. All right, example number 14, लिख ही देता हूँ, जबान नहीं बोल रही. They faced the lack of confidence. The lack of confidence. Example number 15. They are lacking in confidence. अच्छा, लैक और वांट सिनोनिमस होते हैं ऑलमोस्ट. सो मैं अगर लैक की जगह वांट लिख दूं सब जगह तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लैक एंड वांट आर सिनोनिमस. आई एम गोना टेल यू द कंसेप्ट. दे लैक इन कॉन्फिडेंस. इन द एग्जाम्पल नंबर 12 वी यूज द वर्ड लैक एज अ मेन वर्ब. ये सब्जेक्ट हो गया, दे ये मेन वर्ब हो गया. दे लैक इन कॉन्फिडेंस. अब आपका क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू दे लैक. व्हाट से आपको आंसर चाहिए, व्हाट का आंसर आपको मिल गया कॉन्फिडेंस. तो यहां पर ये मेन वर्ब हो गई. अच्छा, अब यहाँ ये जो कॉन्फिडेंस है ये इस लैक का ऑब्जेक्ट है. आपने तो प्रीपोजिशन का बना दिया, गुनाह कबीरा. काटो इन दे लैक कॉन्फिडेंस. अब आप दूसरे में देखो दे डोंट लैक ऑफ एनीथिंग. व्हाट डोंट दे लैक. फिर से व्हाट का आंसर आपको चाहिए. अगेन लैक इज यूज्ड हियर एज अ मेन वर्ब. और जब लैक मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है. तो आपने एनीथिंग को इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट क्यों बना दिया. गुनाह कबीरा, काट दो. दे फेस्ड द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अब आप सुनिए, अगर यहाँ लैक मेन वर्ब होती तो ये द आर्टिकल का कभी यूज नहीं होता. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. सो लैक is not acting here as a main verb, rather it is acting as a noun. तो यहाँ पर ये lack जो है वो noun है. अब आप में से कोई ज्यादा चतुर और चालाक हो, वो सोचे कि दा को काट दें और आपको काट दें. नहीं भाई, एक ही को काट सकते हो. तो दा यहाँ पर लिखने का मतलब दा ये है कि लैक जो है वो नाउन है. अच्छा, जब लैक एज ए नाउन यूज होगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन ले सकता है. अब यहाँ पर ठीक हो गया. दूसरे वाले में देखो दे आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस. वंस अगेन अब तो अद्धा भी बता देगा इसको कि लैकिंग मेन वर्ब की तरह यूज किया गया. और जब लैक एज अ मेन वर्ब यूज होगा तो अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव है. व्हाट या होम के आंसर की जरूरत होती है. यहाँ पर इन आपने प्रीपोजिशन का ही लिख दिया. गलत. गॉट इट? वेरी गुड. ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स प्रीपोजिशन के. ठीक है, अच्छे से इनको आप पढ़ना, समझना. 2 से 3 बार नहीं समझ में आए फिर वीडियो देखना. 1x की स्पीड पर, 1.25 और 1.5x की स्पीड पर नहीं देखना. फिर समझ में नहीं आया फिर 2 बार पढ़ना और फिर समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आप सब माशाल्लाह सबके अंदर दिमाग है, अच्छा खाते हो. खैर, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. देख क्वेश्चन नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट. They can't afford to risk their money. This is very important question. To risk their money. अब आपको खुद पता चल जाएगा, आपके दिमाग की जो ग्रामेटिकल फैकल्टीज हैं वो और खुल जाएंगे. To risk their money. All right. Example number 18. They can't afford to the risk involved. They can't afford to the risk involved. All right, these are the 2 examples, very important. Be attentive. They can't afford to risk their money. एडवांस वाला पार्ट पढ़ा दिया है नॉन फाइनाइट का, जिसको अगर याद हो, जिसने पढ़ लिया होगा तो वो यहाँ पर उन चीज़ों को रिलेट कर पाएगा. और जिसने नॉन फाइनाइट एडवांस नहीं पढ़ा तो तोते उड़ जाएंगे.
तब भी मैं विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है। एनीवे लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दे कांट अफोर्ड टू रिस्क देयर मनी। अफोर्ड यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है, अफोर्ड एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। और मैंने अभी आपको जो बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए हैं उसमें अफोर्ड भी लिखवाया है, और वहाँ पे आपको ये बताया है कि अफोर्ड जब एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो अपने साथ वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और फिर जिन्होंने वर्ब पढ़ा है तो उन्होंने ये भी पढ़ा है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैन एक्ट एज अ नाउन, ठीक है। नाउन मीन्स एज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट, कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड समटाइम दे कैन आल्सो एक्ट एज एन एडवर्ब। ऑल राइट, वेरी गुड। सो अब आप देखें टू रिस्क। सर आपने तो बताया अफोर्ड एज ए मेन वर्ब यूज होगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। वेरी गुड, हमने बताया आपको। सो सर आपने ये जो टू लिख दिया ये गुनाह कबीरा है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और जब अफोर्ड एज ए मेन वर्ब यूज होगा तो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। बहुत सही, माशाल्लाह, कितना सही बताया। लेकिन अगर आपको ये वाली बात पता होगी कि नॉन फाइनाइट में एक कैटेगरी इन्फिनिटिव की भी होती है। व्हाट इज इन्फिनिटिव? टू प्लस B1 की फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। इतने डिटेल में हमने पढ़ा है क्या होता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। 2 प्लस B1 की फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। जब 2 प्लस B1 की फॉर्म इन्फिनिटिव की तरह बिहेव करती है तो वहां पर इस 2 को हम प्रीपोजिशन नहीं बोलते बल्कि इन्फिनिटिव वाला 2 बोलते हैं, प्रीपोजिशन नहीं बोलते, ठीक है। और नॉन इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट की एक कैटेगरी है। नॉन फाइनाइट वर्ब कैन एक्ट एज अ नाउन, नाउन मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव एंड कैन आल्सो एक्ट एज एन एडवर्ब। अच्छा अब आप देखो, दे कांट अफोर्ड टू रिस्क देयर मनी। ऑल राइट, अगर हम इस 2 को लेट्स से फॉर अ मोमेंट, जो आपके दिमाग में आ रहा है, अगर इस 2 को प्रीपोजिशन मान लेंगे तो उस केस में ये जो रिस्क है जो कि 2 प्लस B1 इन्फिनिटिव बना रहा है, तो ये रिस्क को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको रिस्किंग लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर ये जो 2 रिस्क है इसमें 2 प्रीपोजिशन वाला 2 नहीं है बल्कि इन्फिनिटिव वाला 2 है, इन्फिनिटिव वाला 2 है। तो ये जो 2 रिस्क है ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव तो भाई मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो ऑब्जेक्ट नाउन की तरह एक्ट कर ली, नाउन की तरह एक्ट करने का मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो 2 रिस्क है ये अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आप ये मत सोचना कि 2 लगा हुआ प्रीपोजिशन हो गया, अगर नॉन फाइनाइट पता नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो देखो 2 रिस्क इसका ऑब्जेक्ट है और देयर मनी इस 2 रिस्क का ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। गॉट इट? दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब नहीं पढ़ा तो फिर एक बार देख लेना, टाइम हो थोड़ा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से बच के दोबारा से वीडियो देख लेना। देखो 2 प्लस B1 इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, ये हमने बता दिया। नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी है। नॉन फाइनाइट नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकते हैं। जब एक नॉन फाइनाइट नाउन की तरह बिहेव कर रही है, रामबाण याद करो, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इन्फिनिटिव कैन आल्सो एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो 2 रिस्क है, हमें क्वेश्चन में ये पूछना है कि ये जो 2 रिस्क में 2 ये इन्फिनिटिव वाला है या प्रीपोजिशन वाला है। फिर से समझिए, अगर ये 2 इन्फिनिटिव वाला होगा तब तो ठीक है, फिर वहां पर ये इन्फिनिटिव बना देगा और इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगेगा। अगर ये 2 प्रीपोजिशन वाला होता तब उस केस में आप रिस्क नहीं लिख पाते। मैंने नॉन फाइनाइट वाले में आपको पढ़ाया, एडवांस वाले में, उस केस में आप रिस्किंग लिखते, और जब आप रिस्किंग लिखते, मैं उसको लिख भी देता हूं, फिर से आप समझिए। दे कांट अफोर्ड, अगर ये 2 प्रीपोजिशन होता तो रिस्क की जगह रिस्किंग होता, 2 रिस्किंग देयर मनी, तब ये होता, तब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन माना जाता और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उस केस में 2 गलत हो जाता। फिर से सुनो, तो यहाँ पर ये जो 2 है ये प्रीपोजिशन वाला 2 नहीं है बल्कि
टू यूज फॉर मेकिंग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वाला टू है। अब ये टू रिस्क जो है ये पूरा इन्फिनेटिव है, ऑब्जेक्टिवल नेचर शो कर रहा है, इस अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया और देयर मनी इस टू रिस्क का ऑब्जेक्ट बन गया। नॉन फाइनाइट एडवांस में बताया है कि इन्फिनिट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सेम ही वर्ब्स होती हैं, दे कैन हैव देयर ओन डैम ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, वॉइस में भी बताया है। ऑल राइट, आई होप मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया एंड आई गिव माई बेस्ट कि आपको समझा पाऊँ। अगर फिर समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और समझना और फिर आप उससे देखना। एनीवे, मूविंग टू दिस क्वेश्चन, अब आप देखो, दे कांट अफोर्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व्ड, दे कांट अफोर्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व। अब आप देखो फिर से, अफोर्ड यहाँ पर मेन वर्ब है और अब आप देखें यहाँ पर रिस्क जो है वो टू द रिस्क। अब यहाँ पर ये इन्फिनेटिव तो नहीं है, इन्फिनेटिव के साथ तो टू प्लस बी बनाता है, ये जो द आ गया तो गुनाह कबीरा होगा, गुनाह कबीरा इन व्हाट सेंस कि अब ये इन्फिनेटिव नहीं कह सकते आप, अब यहाँ पर आप रिस्क को नाउन बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है और अफोर्ड मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। When afford is used as a main verb, then it doesn't take preposition with it because it requires the direct answer of what, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, they can't afford the risk involved। और रिमेंबर यहाँ पर ये इन्वॉल्व पास्ट पार्टिसिपल है, used predicatively for defining for defining the risk, beg your pardon, for defining the risk. Got it? Very good. Moving to the next सवाल। शायद आपको मजा आ रहा है ना प्रीपोजिशन पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसी वजह से पहले दिन ही हमने क्लास में आपको बताया था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस, क्योंकि भूल जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर, और बोल भी दिया था कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो 243 प्रीपोजिशंस है, गुरुजी ने बोला कि सारी प्रीपोजिशन पढ़ानी है विद रीजन, लॉजिक, नो रट्टाफिकेशन। चलो एक बार पानी पी लें थोड़ा सा। वन मोर एग्जाम्पल, आफ्टर दैट टाटा बाय बाय। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सच में। देखिए आप, नाम गोना राइट, मीट वर्ड भी मैंने उसमें लिखवाया आपको। मीट तो वर्ब है, अपने साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है, मेन वर्ब है और नाउन भी नहीं है। एनीवे, अब आप देखें यहां पर, ही मेट द मैन अगेन देयर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 20, ही मेट विद द मैन अगेन देयर। प्रीपोजिशंस कंटेक्स्ट को जस्टिफाई करती हैं, फिक्स नहीं होती हैं। ही मेट द मैन अगेन देयर हम खुद बता देते हैं, ऊपर वाला सेंटेंस भी ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस भी ठीक है। ओ माय गॉड सर, आप ही नहीं तो बोला कि मीट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेती, और आप कह रहे हैं कि नीचे वाला भी ठीक है। देखो विद प्रीपोजिशन है और आपने मीट के साथ लिख दिया। वेरी गुड, हमने लिख दिया। प्लीज पे अटेंशन ओवर यार। मीट विद एक फ्रेजल वर्ब है, पूरी फ्रेजल वर्ब है। मीट विद फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एन एक्सीडेंटल मीटिंग, अचानक से किसी से मिल लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी रोड पे जा रहे थे और आपके खालू मिल गए अचानक से, तो इट इज यू वुड से आई मेट विद माई खालू, एक्सीडेंटल मीटिंग, ठीक है। तो मीट विद फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सीडेंटल मीटिंग।
और अच्छा, तो ही मेट विद द मैन अगेन देयर, वहां पर अब मेट विद कर दिया तो इसका मतलब क्या है, देखो वहां पर वो आदमी से, उस आदमी से अचानक से दोबारा मिल गया। अगर हम ये कहते हैं ही मेट द मैन अगेन देयर, तो इसका मतलब ये है कि ये प्लान्ड मीटिंग थी, इट वॉज अ प्लान्ड मीटिंग। एंड इफ वी से ही मेट विद द मैन अगेन देयर, देन वी हैव टू अस्यूम इट, अस्यूम क्या मतलब हमको मानना ही है फिर कि ये अनप्लान्ड मीटिंग थी। मेट विद लिख देंगे तो हम लिखेंगे ये अनप्लान्ड मीटिंग थी, अनप्लान्ड मीटिंग, और मैट लिख देंगे तो मतलब कि इट वाज अ प्री प्लान्ड मीटिंग, मैट विद मींस अनप्लान्ड मीटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, ऑल राइट। अब हम 2 एग्जांपल और दे देते हैं इसी से, तो आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। सो आई एम गोना रफ इट। मैट विद मीन्स अनप्लान्ड, जो पहले से प्लान ना हो, और अगर आप मीट कहेंगे यू मीट समवन, यू मेट समवन, इट मीन्स कि आपने उसे पहले से डिसाइड कर लिया था। इफ यू मेट विद समवन, इसका मतलब ये आपने कोई डिसाइड नहीं किया था, अचानक से ऐसे ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई, गाना है ना। एनीवे, अब 2 एग्जाम्पल और देखें। ही विल मीट अस नेक्स्ट सप्ताह, ही विल मीट अस नेक्स्ट सप्ताह। और आप ये देखें, ही मेट द एक्सीडेंट लास्ट ईयर। These are the 2 example, you have to fill the preposition। चलो भरते हैं। He will meet us next सप्ताह, अब मतलब अब वो हमसे मिलेगा, तो अगर आप किसी से मिल रहे हो तो एक प्री प्लान्ड होगा, और जब प्री प्लान्ड होगा तो यहाँ पर तो आप विद नहीं लिख सकते, नो प्रीपोजिशन। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या ये प्री प्लान्ड होगा कि पहले जाके मुझे दीवार में स्कूटी में सर मार लेना है? नहीं, एक एक्सीडेंटल केस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही मेट विद। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन आज के लिए। अभी 4-5 लेक्चर्स और आएंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करना। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।